कल हमने हिंदी शिक्षण के अंतर्गत हिंदी शिक्षण के सूत्र का अध्ययन किया था। आज हम हिंदी शिक्षण के प्रमुख सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। हिंदी शिक्षण के बहुत से सिद्धांत बताए गए हैं, उनमें से हम निम्न सिद्धांत जो प्रदर्शित सिद्धांत है उनका अध्ययन करेंगे। पहला सिद्धांत है प्रेरणा का सिद्धांत। प्रेरणा से तात्पर्य है कि मोटिवेट। हम किसी न किसी वस्तु से, व्यक्ति से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं, मोटिवेट होते हैं, और वो मोटिवेशन जो है हमको कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, जब तक हम किसी कार्य में रुचि नहीं लेते, और रुचि इसलिए नहीं लेते कि हम उससे मोटिवेट नहीं हुए, उससे प्रेरणा हमने ग्रहण नहीं की, तो प्रेरणा व्यक्ति को कार्य करने की और तत्पर करती है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक गुलाब का फूल देखा और हम उसको देखकर उसकी सुंदरता से प्रभावित हुए, और वो जब वो गमले में लगा हुआ देखा तो हम प्रेरित हुए कि हम भी हमारे घर पे जो है गुलाब का पौधा लगाएंगे जिसमें इसी प्रकार के सुंदर सुंदर फूल खिलेंगे। तो ये प्रेरणा हमको, गुलाब का पौधा लगाने की प्रेरणा हमको कहाँ मिली? हमने गुलाब की सुंदरता को जब देखा, महसूस किया और हम उससे प्रभावित हुए। तो हर कार्य के पीछे कोई ना कोई जो है प्रेरणा होती है। उस प्रेरणा के अभाव में हम कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि हम प्रभावित नहीं होंगे तो हमारी कार्य कुशलता भी जो है उतनी नहीं बढ़ेगी। दूसरा है क्रिया का सिद्धांत। क्रिया के सिद्धांत से तात्पर्य है कि जब हम प्रेरणा से, किसी भी की प्रेरणा से प्रभावित होकर कार्य करने की कोशिश करते हैं तो वो क्रिया कहलाती है। क्रिया मतलब कार्य करना। जिस प्रकार हम गुलाब की सुंदरता को देखकर उसकी से प्रभावित होकर, मोटिवेट होकर हमने घर में उस गुलाब के पौधों को लगाने के लिए प्रयास किया, बाजार से हम उस पौधे को लाए, उसको गमले में लगाया, उसमें पानी दिया, ये सब क्रियाएं हैं। और क्रिया के लिए हम प्रभावित क्या किससे हुए? उसको देख के। जब हम प्रेरणा लेते हैं, किसी चीज से प्रेरणा लेके प्रभावित होते हैं तो कार्य करने की और तत्पर होते हैं, उसको करने का प्रयास करते हैं। और जब तक हम करने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक हमको सफलता भी हासिल नहीं होगी। नेक्स्ट है जीवन से जुड़ने का सिद्धांत। अर्थात इससे तात्पर्य है कि जो भी विषय सामग्री ली गई है, पठन के लिए जो भी विषय सामग्री ली जा रही है वो व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित होनी चाहिए। अर्थात जीवन के जो सरल और कठिन अनुभवों को इसके अंदर समावेशित करना चाहिए, क्योंकि जीवन की वास्तविकता कब नजर आती है? जब हम उन जीवन की घटनाओं को स्वयं के साथ तादात्म्य करके हम अनुभव करते हैं। हम शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ते हैं तो शिक्षा मनोविज्ञान मन के विज्ञान है, व्यवहार का विज्ञान है। उसमें बालक की व्यवहार का अध्ययन कराया जाता है, और जब हम उस व्यवहार का अध्ययन करते हैं तो हमारे आसपास के बालकों पर हम उस चीज को ध्यान में देते हैं कि वो बालक ऐसा कर रहा है, हमने ये पढ़ा था, तो उसको और उसको दोनों को जब हम रिलेटेड करके अनुभव करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं तो उसको जीवन की से जुड़ने का सिद्धांत कहते हैं। तो जो भी विषय सामग्री ली गई है वो व्यक्ति के जीवन में, बालक के जीवन में इन फ्यूचर भविष्य में काम आने वाली होनी चाहिए। यदि वो जीवन से जुड़ी हुई सामग्री नहीं होगी तो भविष्य में बच्चे के लिए वो कोई उपयोग में नहीं आएगी। उसको उपयोग में लेके वो भविष्य में अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। तो जो भी सामग्री इसमें ली गई है वो जीवन से जुड़े हुई होनी चाहिए। नेक्स्ट है रुचि का सिद्धांत। अब हर व्यक्ति की अलग अलग रुचि होती है, हर बालक की अलग अलग रुचि होती है। कोई अपनी रुचि के अनुसार, हर व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार करता है। जब हम पिक्चर देखने जाते हैं उदाहरण के तौर पे, तो हर व्यक्ति
उस पिक्चर में अपनी अपनी रुचि के अनुसार उस चीज को देखता। कोई उसके पिक्चर की कहानी, विषय वस्तु, थीम को देख के प्रभावित होता है, कोई उसकी पिक्चराइजेशन को देखकर, सीनरी को देखकर प्रभावित होता है, कोई उसके गानों को देख के गाने बहुत अच्छे हैं, कोई उसकी जो है ड्रेसिंग सेंस, जो ड्रेसें पहनी है वो अच्छी है, कोई उसके नृत्य को देख के। तो जिस व्यक्ति की जिसमें रुचि होती है वो उस रुचि के अनुसार ही कार्य करता है। तो जो भी विषय सामग्री इसमें बनाई गई है, ली गई है, वो हर बालक की रुचि को ध्यान में रखकर सम्मिलित की जानी चाहिए, क्योंकि जब तक बालक को उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा, रुचि नहीं आएगी, तो वो उसको पढ़ने की और समझने की कोशिश नहीं करता। तो प्रेरणा किससे मिलती है? हर व्यक्ति की रुचि के अनुसार वो हर चीज से प्रेरणा लेता जाता है और कार्य करने के लिए तत्पर होता है। तो हर बालक के इंटरेस्ट के अनुसार किसी सामग्री को, उसमें रुचि के अनुसार विषय सामग्री को सम्मिलित किया जाना चाहिए। अगला है जनतंत्रीय जीवन का सिद्धांत। जनतंत्रीय जीवन से मतलब है कि जनता का जो जीवन है, क्योंकि हम लोकतंत्र में लेते हैं, जो लोकतंत्र है वो जनता का है, जनता के द्वारा और जनता के लिए ही होता है। तो जो भी विषय सामग्री इसमें ली गई है वो क्या होनी चाहिए? जनतंत्रीय मूल्यों से संबंधित होनी चाहिए, क्योंकि जनतंत्र क्या सिखाता है कि हर व्यक्ति समान है, किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो जो भी विषय सामग्री हम इसमें ले रहे हैं वो बच्चे की रुचि के अनुसार हमको लेनी है, ना कि हर बालक की व्यक्तिगत रुचि को ध्यान में रख के ली जानी है। और सभी बालकों को समान दृष्टिकोण से में रखकर उसकी विषय सामग्री हमको सम्मिलित करनी चाहिए। तंत्र जो हमको समानता की भावना हमारे अंदर जागृत करता है कि हर व्यक्ति समान है, हर बालक समान है, किसी एक विशेष बालक के लिए जो है विषय सामग्री का चयन नहीं किया जाना चाहिए। अगला है विभाजन का सिद्धांत। विभाजन से तात्पर्य है कि अलग अलग भागों में विभाजित करना, ठीक है, क्योंकि जब तक हम अलग अलग भागों में विभाजित नहीं करेंगे विषय सामग्री को, वो हर कैटेगरी के बालकों के अनुसार, तो कुछ सरल, कुछ कठिन, कुछ मध्यम विषय सामग्री उस पुस्तक में दी जाती है, तो वो विभाजन का सिद्धांत कहलाता है। अब इसके बाद है उद्देश्य का सिद्धांत। एक और है उद्देश्य का सिद्धांत। अब उसके बाद है निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। हम किसी न किसी उद्देश्य को लेकर अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। जो विषय सामग्री शिक्षण के अंतर्गत पढ़ाई जा रही है उसका एक कोई ना कोई निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। निरुद्देश्य शिक्षण कार्य करने से हम कुछ भी, बालक कोई भी अधिगम नहीं करता है, उसका अधिगम का मापदंड शून्य माना जाता है। तो जो भी शिक्षण हमारे उस विषय के अंतर्गत, हिंदी शिक्षण के अंतर्गत कराया जा रहा है, उसका कोई ना कोई निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। लास्ट है मूल्यांकन का सिद्धांत। मूल्यांकन का सिद्धांत से तात्पर्य है कि जो कुछ भी हम बालक को अधिगम करा रहे हैं, जो कुछ भी हम शिक्षण कार्य करा रहे हैं, उसको कराने में हमने कहाँ तक सफलता हासिल की है, क्या हम उसमें सफल हुए हैं या नहीं हुए हैं, ये हमारे मूल्यांकन पर निर्भर करता है। और मूल्यांकन लिखित और मौखिक दो तरीके से किया जाता है। तो ये आपके शिक्षण के सिद्धांत है जिसके आधार पर एक शिक्षक को शिक्षण कार्य करना चाहिए। आपका आज का आपका गृह कार्य का प्रश्न है, हिंदी भाषा के प्रमुख सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिए।